जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार के लिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बड़ी अपडेट कल देर रात दे दी गई है, जहां पर आप लोगों के लिए नई वैकेंसी को जोड़ दिया गया है। सर, नई वैकेंसी जोड़ा तो गया है, लेकिन हमारे कैटेगरी में सीटों की संख्या अगर देखें तो बिल्कुल जीरो है, जैसे कि जनरल में, ओबीसी में। तो सर, ये कैसे अगर अरेंजमेंट करके दिया गया है, ये 50,000 सीट जो जोड़ा गया है, आखिर ये कैसे सीट दिया गया कि हमारे कैटेगरी में हमारा सीट ही नहीं है? इसके बारे में जरा बताइए। क्योंकि कल रात से ही छात्र इतना फोन कर रहे हैं, तो मैं उनको समझाने में लगा हूं कि चीजें देखिए कैसे हो रही हैं। तो आप लोग भी जरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा कि आखिर आपके कैटेगरी में सीटों की संख्या कम क्यों है या जीरो क्यों है। इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन खबर यहां पर दूसरी ये भी है कि छात्र वेट कर रहे थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी कि पहले तो वेटिंग लिस्ट आएगा कि इन छात्रों की जगह पे अब जो सीटें खाली रहेंगी उनको यहां पे सिलेक्ट किया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। और सेकंड मेरिट लिस्ट के आने के पहले ही ये नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया, 50,000 सीटों का यहां पर सीट दे दिया गया। तो क्या सर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा? तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। कब तक आएगा इसके बारे में जानकारी देंगे वीडियो में आपको, लेकिन ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे बात उठी है तीसरी चीज की एलिजिबिलिटी के बारे में। सर, चर्चा हो रही थी कि सर जो कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी है, मैं उसी की बात कर रहा हूं यहां पे। कक्षा 6 से 8 की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में हमें जो है यहां पर जो एलिजिबिलिटी है, मैंने 2 साल का बीएड कर रखा है सर, तो मैं अलाउ हूं या नहीं हूं? क्योंकि नोटिफिकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा 2 वर्षीय बीएड के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। तो मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के भी बारे में बताऊंगा, जो कि नई वैकेंसी आई है। तो प्लीज देखिए, वीडियो को थोड़ा सा लंबा बन सकता है, लेकिन आपके लिए कंप्लीट जानकारी देता हूं, इसलिए प्लीज वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। यहां पर आगे देखते हैं जिन बातों पे आप चर्चा कर रहे हैं। पहले तो कि 50,000 सीटों में हमारी कैटेगरी में सीट नहीं है। मैं पहले आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूं यहां से। ये देखिएगा, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि कल आपको जारी करके दिया गया है। अब बोलिएगा कि सर यहां पे आप तो यहां पे भिड़ सकते हैं कि सर यहां पे सामान्य का दिया है 1 से 5 में जो सीट बचा हुआ था, उर्दू का दिया है, बांग्ला का दिया, सर हिंदी इंग्लिश कहां गया? आप बोलिएगा ना कि इन सब्जेक्ट को क्यों नहीं दिया गया। तो अपने आप में यहीं पे आंसर छिपा हुआ है। ये क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन सीटों पे ही आपका वैकेंसी हो चुका है, जो कि अदर कैटेगरीज के सीट यहां पे बचे हुए थे। जो जिस कैटेगरी की आप चर्चा कर रहे हैं भाई, देखिए जैसे कि यहां पे अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति में 0 सीट है, अनुसूचित जनजाति में भी, और जनजाति और जाति में दोनों में 0 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 0 सीट है, अत्यंत पिछड़ा का 0 सीट है, आर्थिक से कमजोर है उनका भी 0 सीट है। सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में यहां पे 1,000 सीट है सामान्य में। तो सर यहां पे कैटेगरी वाइज जो सीट दिया गया है वो इस तरीके से आपको दिया गया है कि जिन सीटों पे इन्होंने वैकेंसी ली वहां पे रिक्तियां पूरी कर ली एज ए जनरल कैंडिडेट, सबको बुला के वहां पे। अब जो भी कैटेगरी में, जैसे कि मान लीजिए आप ओबीसी में, ओबीसी का भी वहां पे जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया। पीएच कैटेगरी वाला छात्र है, उसका भी सिलेक्शन जनरल में आके हो गया। तो भाई उनका सीट तो बचा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कि जो पीएच कैटेगरी का छात्र है वो जनरल में आके सिलेक्शन ले लिया है, तो उनका सीट तो बचा हुआ है। उनका सीट पे फिर कैसे होगा? तो उनका सीट का वैकेंसी इसमें जोड़ा गया है। अब बात समझ गए यहाँ पे? जी हाँ, यही बात है यहाँ पे कि अगर उनका सीट बचा हुआ है तो उसको जोड़ो, तो यहाँ पे जोड़ा गया है। तो जैसे कि जनरल में सीट बचा हुआ है 1,088, तो इसमें सीट आया है आप लोग का। लेकिन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, इसमें जो देखिएगा सामान्य विषय के लिए ये आपका एक भी सीट नहीं बचा है, क्योंकि उनका सबका सिलेक्शन हो चुका है वहां पे। तो यहाँ पे इसलिए 0-0 लिखा है। ये अब आपको क्लियर होगा। यही चीज यहाँ पे जब नीचे आएंगे 11th-12th में भी, तो बोल रहे हैं छात्र की, जैसे कि कंप्यूटर का मैं एग्जांपल लेता हूं, कंप्यूटर विज्ञान का। यहां पे बोल रहे हैं कि सर सिर्फ जनरल कैटेगरी में 250 सीट दिया गया है, बाकी किसी कैटेगरी में यहाँ पे जो कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या ईबीसी हैं उनका सीट नहीं दिया गया। फिर दिया गया है आपका एससी एसटी में 72 सीट दिया गया है, एसटी में फिर आपका 947 टोटल सीट है सर। तो 947 सीट टोटल में जो है जनरल कैटेगरी में 250 सीट है, यहीं पे छात्र सब फाइट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहां भी वही चीज है। जैसे कि इस विषय की अगर मैं बात करूं तो 11th-12th में पिछली बार जो कैटेगरी का सीट यहां पे इंक्लूड कर दिया गया था, मतलब कि जैसे कि आप पीएच कैटेगरी से हैं तो आपने फाइट किया तो आप जनरल में सिलेक्शन हो गए, लेकिन आपका सीट तो बचा हुआ है ना उस कैटेगरी में, पीएच कैटेगरी में। तो यहां पे जो सीट बचा हुआ है उसको दिया गया। ये कहां पे है सर, क्लियर कीजिए। तो यहां पे जब आइएगा नीचे तो यहां पे लिखिएगा, नोट में दिया गया है क्रम संख्या 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21 और 22 में अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियां केवल दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों के लिए उपलब्ध है।
ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा, अब मान लीजिए एक नंबर देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक नंबर देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो ये 65 सीट है यहाँ पे, ठीक। अब दिव्यांग में देखिएगा, यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी में आइएगा, तो यहाँ पे ये जो सीटें हैं यहाँ पे टोटल इनकी बची हुई है, तो इन सीटों को जोड़कर यहाँ पे कुल पद में जोड़ दिया गया, यानी कि 224 सीट है इस विषय में, ध्यान रखिएगा। और कुल पद यहाँ पे देखिए, महिला के लिए, सॉरी है ना, ये महिला के लिए है। और कुल पद में देखिएगा यहाँ पर तो 1055 सीट है यहाँ पर, ठीक। ये किसके लिए है, तो कोटिवार है, कोटिवार यानी कि सभी के लिए है ना, ये सिर्फ महिला के लिए आरक्षित है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो है सीटों की संख्या जो है, मान लीजिए एक नंबर का बात कर रहा है, सीरियल नंबर 1 का, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि जो सीरियल नंबर 1 है, ये जो सीरियल नंबर 1 से लेकर यहाँ तक सीरियल जितने दिए गए हैं, इसमें अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियां केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। तो केवल दिव्यांग अभ्यर्थी कौन है भाई, तो जो लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, जो भी दिव्यांग कैटेगरी में जिनका जितना सीट है, ये जो है सीट, तो ये वो छात्र जो कि जनरल कैटेगरी में आ गए थे पिछली बार, है ना, अपना मार्क्स के अनुसार कहिए या फिर का जो है कट ऑफ के अनुसार कहिए, जैसे भी हो उनका सिलेक्शन हो गया था, तो उनकी सीटें खाली हैं, तो उनको जो है यहाँ पे फाइट करने के लिए बोला गया है इन सब चीजों के लिए। केवल दिव्यांग के लिए ये बातें कही गई है, केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है केवल दिव्यांग के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अब की बार जो दिया गया ये लिस्ट यहाँ पे, ये दिव्यांग के लिए है, तो ये आपको जो है लिस्ट दिया गया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपके जो है कैटेगरी में सीट 00 क्यों दिया गया है, कहीं कहीं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कि सर जो हमारा वैकेंसी आया है 1,22,000, इनमें से 50,000 सीटों की संख्या दी गई है, इसमें 1 से 5 की भी वैकेंसी आई है सर, बिल्कुल आई है सर, 1 से 5 की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, तो एलिजिबिलिटी बिल्कुल पिछले वाला ही वैकेंसी का रहेगा, जो कि 26/2023 एडवर्टीजमेंट में आपको दिया गया था, यानी कि आपका जो है सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, प्लस आपका जो है 12th पास होना चाहिए, प्लस आपको डीएलएड होना चाहिए। अब बीएड वालों को यहाँ पे छोड़कर बोला गया है, तो इसलिए इनकी एलिजिबिलिटी जो है 1 to 5 के लिए यही है। लेकिन सर 6 to 8 के बारे में क्या है सर, 6 to 8 के बारे में क्या हम अगर 1 साल का डिप्लोमा किए हैं, 2 साल का डिप्लोमा किए हैं तो एलिजिबल नहीं है। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो है कल्याण विभाग का वैकेंसी जो आया हुआ है उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है, ये 1401 पोस्ट जो आया है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 1 to 5 का भी वैकेंसी है, 262 पोस्ट। अब यहाँ पे जो है आपका ये श्रेणी में जो है आपका 25,000 बेसिक सैलरी कर दिया गया है, महंगाई भत्ता भी दे दिया गया है आपको, और यहाँ पे सिर्फ सामान्य विषय का आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे लैंग्वेज पेपर नहीं दिया गया है इस कैटेगरी में। तो ठीक है, यहाँ पे अच्छी बात है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया सर क्वालिफिकेशन कि सीटेट पेपर 1 और 12th पास होना चाहिए, और प्लस में आपका डीएलएड होना चाहिए, जिस भी विषय से आप यहाँ पे जैसे मेन डीएलएड होना चाहिए पेपर 1 को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा तो 6 to 8 का वैकेंसी है, तो 6 to 8 का वैकेंसी में टोटल 277 पोस्ट है सर, ठीक है। इसका मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखलाऊंगा, जो छात्र कंफ्यूज हो रहे थे 6 to 8 में कहाँ पे, बीसीईसीबी वाले जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर, मैं उसको भी अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, उसको भी दिखलाऊंगा यहाँ से, जो चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। ये वाला जो नोटिफिकेशन ना 4 तारीख को आया हुआ है, तो ये 4 तारीख वाला जो नोटिफिकेशन है इसको भी मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखलाने वाला हूँ, तो इसको भी बहुत ही थोड़ा सा बारीकी से देखने का और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है 6 to 8 का, और आपका जो है इस विभाग में जो है 6 to 8 में क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले समझा दूं, है ना, SC/ST डिपार्टमेंट में कि जो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत कला और कंप्यूटर, यहाँ पे चीजों को सजा कर दिया गया है। 6 to 10 का ये वैकेंसी है, मैं आपको फिर से याद दिलाऊं। देखिए अब ये 6 to 10 का क्यों कहा गया है ये भी पहले समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए ये जो विभाग है, कल्याण विभाग जितने भी हैं, ये वैकेंसीज में जो 6 to 10 होते हैं वही टीजीटी कहलाते हैं, ठीक है, और जो पीजीटी हैं वो 11 से 12 कहलाते हैं, और प्राइमरी सिर्फ यहाँ पे 1 to 5 होता है। तो अब ये तो चीज आपका क्लियर हो गया कि 6 to 10 में जो छात्र आए हैं वो आ रहे हैं, वो जो है टीजीटी के तहत आएंगे। अब टीजीटी का क्या क्वालिफिकेशन होता है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो बिल्कुल 9 to 10 में जब जाइएगा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है आपको, लेकिन 6 to 8 में भी तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो उसका भी जिक्र यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, तो इसीलिए 6 to 8 का यहाँ पे अपडेट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सर दिया गया है कि कंप्यूटर जो लिख दिया गया है खाली, है ना, ये कंप्यूटर है ना, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया, कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा गया है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा अभी, है ना। तो इसका जो है क्वालिफिकेशन अब हम लोग देखते हैं, ठीक। नीचे आइएगा जरा, ये सैलरी वैलरी देख लीजिएगा भाई, बढ़िया सैलरी दे दिया गया इस विभाग में ना,
पहले 4500-4600 रुपये सैलरी मिलता था इन लोगों को, तो अब ये 31,000 हो गया है। तो समझिए कि बिहार सरकार आप लोगों को कितना कुछ कर रही है। तो अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आप लोग का बहुत ही अच्छा सैलरी भी स्केल बन जाएगा आप लोग का, ठीक है। आइए यहाँ पर नीचे आते हैं जरा हम लोग, और नीचे जैसे ही आएंगे तो कक्षा 6 से 8 के लिए क्वालिफिकेशन और 1 से 5 के लिए क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बातें कही गई हैं, यहाँ पर बोला गया है कि भारत के नागरिक होना चाहिए, ये तो आप हैं ही। विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से समय समय पर जो भी आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित होना चाहिए, यानी कि जो भी गाइडलाइन चेंज हो रहे हैं उन गाइडलाइन का फॉलो आपको करना है, ठीक। मैं आपको SC ST का दिखला रहा हूं, फिर BC EBC वाला भी दिखलाऊंगा। देखिए एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहाँ SC ST विभाग है ये, और वो BC EBC विभाग है वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कैटेगरी का आदमी आके इसमें आवेदन करेगा, नहीं नहीं, ये भूल रखिएगा, ये भूल है आपकी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक बोला गया, यानी कि आपका जो एजुकेशन है और जो आपका B.Ed वगैरह एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको प्रशैक्षणिक कहते हैं। तो उसकी योग्यता जो भी यहाँ पे तय की जाती है उसमें बार बार जो बदलाव किए जाते हैं उन सभी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आगे होगा। तो ये बात आप समझ गए ना, ये बात क्यों लिखा गया है। जैसे कि हमने 2001 में B.Ed 1 साल का किया था, ये नियमावली कहती है हमारी कि जो आप समय समय पर जो बदलाव हो रहे हैं उसके निर्धारित ही आपको धारित करना है। यानी कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, ये आपका एलिजिबिलिटी है, समझ गए। आज अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया यहां पर कि B.Ed 1 to 5 से बाहर, तो आप मान गए ना। तो ये NCT ने अपना एक पेपर लिखा, बोला कि ठीक है 1 to 5 बाहर, तो अब ये 1 to 5 बाहर अभी से रहेंगे आगे तक के लिए, जब तक ये चीजें कानून चलेगा उनका। लेकिन यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि आपने पहले 1 साल का B.Ed करवाया तो लोगों ने 1 साल का B.Ed किया, अब 2 साल का B.Ed हो रहा है तो 2 साल यहाँ पे धारित होगा। तो ये छात्र कोई कंफ्यूज नहीं करेगा कि सर जो यहाँ पर 6 to 8 का क्वालिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया है। यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर ये सॉरी ये वाला नोटिफिकेशन नहीं, मैं आपको ये वाला नोटिफिकेशन आप दिखलाऊंगा, ये जो जिसमें कि आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर 6 to 8 में जो है आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं दिया गया है कि 2 साल का डिप्लोमाधारी आना चाहिए। तो ये 2 साल वाला डिप्लोमाधारी के लिए मैं वीडियो खासकर बना रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए भाई, देखिए यहाँ पे जूम इन कीजिएगा, यहाँ पर और जूम इन कीजिए, देखिए यहाँ पे ये है आपका मध्य विद्यालय, है ना, मध्य विद्यालय के लिए है, तो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे भी ये बात लिखा गया है ना कि आपका जो है इसके लिए जो भी है रोस्टर तैयार किया गया है, भेजा गया है, और जो भी अनुरूप होगा ये संख्या जो है आपका माना जाएगा, जो भी संख्या अनुरूप होगा संचालन हेतु, ठीक है। यहाँ पे भी वो चीज लिख दिया गया है कि जो आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक धारित हो और इसमें आपको ये चीज मानना होगा, है ना, जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी चीजें बदली जा रही हैं ये इसके तहत ही है। पर यहाँ पे इन लोगों ने क्या नहीं किया था इस चीज को लेकर, जब नोटिफिकेशन दिया गया तो इसमें जो पुराना नोटिफिकेशन है उसी को उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक। इसीलिए कहीं भी नहीं लिखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो है आपका देखिए B.Ed के बारे में 1 वर्षीय यहाँ भी लिखा गया है, 4 वर्षीय यहाँ लिखा गया है, 4 वर्षीय यहाँ लिखा गया है, ये विशेष शिक्षा के लिए 1 वर्षीय वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो है 3 वर्षीय लिखा गया है B.Ed वाला। तो कहीं भी आपका जो है नहीं लिखा गया है 2 वर्षीय। तो क्या ये योग्य नहीं होंगे? बिल्कुल वो योग्य होंगे जो लोग 2 साल का B.Ed किए हैं। अब आपको जवाब मिल गया होगा योग्यता के बारे में भी, क्योंकि इसी चीज को लेकर छात्र यहाँ पे परेशान थे कि ये BC EBC वाला फॉर्म भर ही नहीं रहे थे। तो ये क्लियर हो चुका है और ये क्लियर है, कट है, और ऐसे लोग जॉब भी कर रहे हैं जो कि पहले 1 साल का B.Ed किए हुए थे और वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ भी ये चीजें लिख दी गई हैं इसके नियमावली में ही, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कि 6 to 8 वाले जो छात्र हैं यहाँ पे भाई इस नियमावली में भी लिखा गया है, ये देख लीजिएगा कि विद्यालय अध्यापक के पद पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT के गाइडलाइन के तहत समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता होना चाहिए, और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता पुनर्वास जो कि RCI के अनुरूप होना चाहिए। तो ये विशेष अध्यापक क्या है सर, ये भी समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिखा गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो कि PH कैटेगरी के या फिर PWD कैटेगरी के छात्रों को पढ़ाते हैं तो वो लोग के लिए एक ट्रेनिंग मिलती है, RCI उनको ट्रेन करता है, ये शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दोनों तरह की डिग्री देता है वो। जैसे कि आपका डिग्री UGC अप्रूव्ड होता है ग्रेजुएशन का,
उसी तरह उनका भी डिग्री जो है अप्रूव्ड होता है आरसीआई के द्वारा। ये भारतीय पुनर्वास जो है आपका परिषद ये चीज को क्लियर करता है। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसके अनुरूप ही आपका क्लियर होता है। अब यहाँ पे जो है आपको बता दें कि ये लोग भी एलिजिबल होंगे अगर इन लोगों ने 2 साल का अपना आरसीआई का जो डिग्री कर लिया है, वो लोग भी होंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो नीचे आइएगा तो क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि 1 वर्षीय डिग्री होना चाहिए। तो 1 वर्षीय नहीं भी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, 2 वर्षीय वाला भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो ये देखिएगा ये जो SC/ST वाला है, अब ये जो विभाग वाला, यहाँ पे बोला गया कि 6 से 10 के लिए जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है, ये देखिए 50% अंकों के साथ आपका जो है स्नातक होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर्स कर रखा है तो मास्टर्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये उत्तीर्ण एवं एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आपके संस्थान से स्नातक बीएड होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना जरूरी है, ये एनसीटी का गाइडलाइन कहता है। तो 6 to 10 में जितने भी पोस्ट हैं, चाहे आप कंप्यूटर के लिए ही क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे फार्म भरने, तो आपको यहां पर बीएड होना जरूरी है 6 to 10 के लिए SC/ST में। तो ये एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे आपको मैंने क्लियर की है, इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपकी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये चीजें आपका क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पे कि आप लोग जो है 2 साल वाले जो बीएड वाले हैं तो ठीक है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो ये चीजें हैं, और ये शारीरिक शिक्षा के लिए दिया गया, यानी जो फिजिकल एजुकेटर हैं तो उनके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा भाई, है ना। आप लोग का थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वालिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि ये कई वर्षों से इनके साथ शोषण हुआ है बिहार में। ये लोग टीचर तो थे, कोच तो थे, लेकिन इनको वैल्यू नहीं था, क्योंकि खेल कूद को यहाँ पे ज्यादा प्रोत्साहित किया नहीं जा रहा था। तो अब यहाँ पे इनको जो है राज्य सरकार बहुत ही तरीके से इनको सैलरी वैलरी बढ़ा के दे रही है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक वैकेंसी के बारे में बताया था जहां पर कि 8000 वैकेंसी निकली थी, जिसमें 3500 लोगों को सिलेक्ट किया गया था फिजिकल एजुकेटर का, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था। तो अब यहाँ पे सरकारी नौकरी आपको मिल रहा है, आइए ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का सीट लगभग अच्छा खासा दिया गया है, तो आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, 6 to 8 में जो संगीत वाले छात्र हैं उनका भी यही सेम क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने कल वीडियो आपको बना दिया है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा समझ लीजिए 6 to 10 का। तो जो भी लोग यहाँ पे हैं गणित के लिए अगर आप जाते हैं आवेदन करते हैं तो देखिएगा गणित तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपने मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स किया है तो फिजिक्स ऑनर्स में सब्सिडियरी आपका मैथ होगा तो ही आप गणित के शिक्षक बनेंगे, या आपने गणित से ही यानी मैथ में ही आपका ऑनर्स पेपर है, मैथ ही मेन पेपर है आपका, तो आप मैथ के लिए टीचर डायरेक्टली बन ही जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस में आपका जो है अगर भौतिकी भी है साथ में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कंप्यूटर साइंस है। अब कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे छात्र तो क्या करेंगे, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करेंगे, या बीएससी इन आपका आईटी करेंगे, तो ये किए होंगे तो मैथ उनका एज ए सब्जेक्ट वहां पे पढ़ा होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, तभी आप जो है यहाँ पे टीचर बनेंगे गणित के। ये कॉम्बिनेशन कहता है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, बहुत सारे लोग मैथ के साथ केमिस्ट्री भी लेते हैं सब्सिडी वगैरह में, या केमिस्ट्री ऑनर्स रहता है, मैथ उनका जो है सब्सिडी में जाता है तो भी आवेदन कर सकते हैं। सांख्यिकी विषय, इनमें से कोई 2 विषय आपका पठित होना चाहिए, मतलब गणित तो होगा ही होगा, ये कंफर्म रखिएगा, लेकिन साथ साथ इनमें से कोई एक विषय होना चाहिए। अब मान लीजिए जो छात्र इंजीनियरिंग किया है तो वो क्या करेगा सर, तो इंजीनियरिंग भी स्नातक डिग्री होती है, तो वहां पे आपको मैथ पढ़ा होता है भाई, पढ़ाया जाता है वहां पे मैथ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 भी होता है, डिस्क्रिप्टिव मैथ भी होता है यहाँ पे। तो ऐसी चीजें देखिएगा तो 4 सब्जेक्ट आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, है ना। तो जो भी छात्र कंप्यूटर साइंस से किया है वो 4 मैथ किया होगा, तो वो तो ऐसे एलिजिबल हो जाएगा। तो गणित के विशेषज्ञता है वहां पे, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये गणित का कॉम्बिनेशन आप समझ गए यहाँ पे। अब देखिएगा शिक्षा विभाग के द्वारा जो आपको अपडेट किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कंप्यूटर साइंस में छात्र बीसीए किया है उनको भी यहाँ पे सम्मिलित किया जाए। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो वैकेंसी दिया हुआ है ना 6 to 10 में, और बीसी में जो दिया हुआ है, वहां पे कंप्यूटर में बीसीए वाला भी छात्र जाके आवेदन करेगा एज ए मैथ टीचर। ठीक, कंप्यूटर का टीचर नहीं, मैथ टीचर हो जाएगा। इस बात का आप लोग कंफ्यूजन हो रहा था वहां पे, तो ये वहां पे कंप्यूटर में आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, वहां पे आप सिलेक्शन लेंगे मैथ के लिए। अब समझ में आ गया बात। अब देखिए यहाँ पे विज्ञान को लेकर जो बात कही गई है, स्नातक स्तर पे जो है आपका जो है आप जंतु विज्ञान पढ़े हैं, प्राणी विज्ञान पढ़े हैं जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर वनस्पति यानी बॉटनी जूलॉजी की बात हो रही है, और रसायन विषय आप लोग पढ़े हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अथवा इंजीनियरिंग में जिस विषय में आपका विज्ञान होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोग बीटेक बायोटेक करते हैं तो उसमें भाई इंजीनियरिंग में साइंस का ज्यादा सेक्शन रहता है, या बहुत सारे लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिए तो उसमें तो मैथ की होगी, तो आप मैथ के टीचर बनिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मैकेनिकल से कर लिए तो मैकेनिकल में भी आपका मैथ रहता है।
ठीक है। लेकिन ऐसा स्ट्रीम इंजीनियरिंग का जिसमें कि साइंस की विशेषज्ञता होती है, जैसे कि बीटेक बायोटेक या फिर बायोमाइक्रोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो वहां पे आप साइंस के टीचर आकर बन सकते हैं। यहाँ पे ये बोल भी दिया गया है कि इन सभी को समाहित किया जाता है। आपने रसायन शास्त्र में भी अगर आपने वनस्पति विज्ञान के साथ कोई कोर्स किया, जैसे कि मान लीजिए आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है और साथ में आपका जो है बॉटनी या जूलॉजी है, तो आप इधर साइंस के टीचर बनिएगा। या फिर बॉटनी में आपका ऑनर्स है या फिर आपका जूलॉजी में ऑनर्स है, तो आप जो है अगर साथ में केमिस्ट्री लिए हुए तो आप यहाँ पे साइंस के टीचर बनिएगा। तो ये साइंस की योग्यता है, ये ठीक है, समझ में आ गया होगा। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि अनिवार्य रूप से आपका एक विषय पठित होना चाहिए। किसमें भाई? तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र में आपका 2 विषय पढ़ा होना चाहिए, उत्तीर्ण होना, पास होना चाहिए, ठीक है, पास होना चाहिए। और एक विषय इनमें से हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, इसको पढ़ा होना चाहिए, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपका इन चारों में से 2 विषय में मान लीजिए कि आपने किसमें किया है, ऑन भूगोल में किया है सपोज मान लीजिए, या अर्थशास्त्र में किया है आपने, या राजनीति शास्त्र में किया है, तो उसके साथ साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको एज ए सब्जेक्ट सब्सिडरी में होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए एक और बात जोड़ दी गई है कि यहाँ पर देखिएगा, जो भी लोग इतिहास या भूगोल विषय में अनिवार्य रूप से पास नहीं है उनका नहीं चयन होगा। बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक विषय तो भाई होना चाहिए आपका। ये यहाँ पे देखिएगा, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में पढ़ा होना चाहिए, और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा वो दे सकते हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार यहाँ पर जो है प्राचीन इतिहास को भी इतिहास माना गया है, और यहाँ पे इतिहास के अंतर्गत आप जो है आवेदन सामाजिक विज्ञान के लिए कर सकते हैं। ये 6 to 10 का क्वालिफिकेशन जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। भाषा से संबंधित विषय, भाषा से संबंधित विषय स्नातक होना चाहिए उस भाषा में, या फिर सब्सिडरी है उस विषय का, तो आप भाषा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 9 to 10 के लिए जो जो आपका भाषा में सब्जेक्ट दिया गया है उस भाषा के लिए आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आवेदन कर लीजिएगा, है ना। ये हो गया 11-12 का, ये देखिए ये 9-10 का। तो यहाँ से आपको मैंने सारा चीज बता दिया। अब यहाँ पे एक सवाल बनेगा कि सर कंप्यूटर का क्या, मतलब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन? तो बीसीए वाले को भी यहाँ पे देखिए अलाउ किया गया है गणित के लिए, है ना, आप इसके टीचर बनेंगे। लेकिन कंप्यूटर का क्या सर, क्योंकि ये 6 से 10 वाला है, तो कंप्यूटर में आपका जो है नीचे आइएगा तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया था, जिसमें कि आपका कंप्यूटर साइंस में ही बीटेक है तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर एमसीए है वगैरह तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिखला रहा हूँ, आई नंबर कॉलम पे आइएगा तो यहाँ बोला गया है कि कक्षा 6 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए 50% अंकों के साथ विषय समूह क्या है समझिएगा। अब यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से आपके पास DO6 यानी कि DO के तहत जो है A लेवल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री होता है DOCC, ठीक है। तो इसके साथ आपका एक स्नातकोत्तर की उपाधि भी होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वालिफिकेशन दिया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या AICTE अप्रूव्ड है मान्यता से B या बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस या IT में, बस यही दोनों ही सिर्फ आपका यहाँ पर डिसिप्लिन है, स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस और IT, जिसके लिए कि आप विदाउट डिग्री, विदाउट आपका BEd अप्लाई करेंगे आप लोग कंप्यूटर टीचर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन STET भाई पास होना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 अगर दिए हैं तो पेपर 2 दिए हैं सॉरी, तो आप लोग को यहाँ पे देना होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है जो डिग्री या डिप्लोमा भी किया है, जो पॉलिटेक्निक किया है कंप्यूटर साइंस में 3 साल का वो इंजीनियरिंग होता है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन एक लिस्ट दिया गया था गया वाला, उसमें से एक छात्र को बाहर किया गया था, तो मैंने पता किया यहाँ पर, तो उन छात्र का कुछ सर्टिफिकेट में ही गड़बड़ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नीचे आते हैं, ये कंप्यूटर का जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है किसी भी स्ट्रीम में बीटेक है अगर, तो उसके साथ साथ कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये लोग समझ नहीं रहे यहाँ पे, छात्र की PGDCA इज नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो 1 साल का कोर्स होता है, तो वहां पे वैलिड नहीं होगा बाबू, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके लिए गया जिला का जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो देखिएगा, वहां पे उनको बाहर किया गया है, इसलिए मैं आपको ये बातें बार बार बोल रहा हूँ और अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ देकर ही बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर साइंस में आपका जो होना चाहिए मास्टर्स होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कहाँ होता है, या तो MCA करते हैं या MTech करते हैं कंप्यूटर साइंस से या IT से, तो आप होते हैं यहाँ पर, जी हाँ, MSc करते हैं कंप्यूटर साइंस में, MSc करते हैं IT से, तो आप कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर कहलाते हैं। या फिर MCA हैं
ठीक है, ऑब्लिक में एमसीए दे दिया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे वैलिड हैं, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष कोई उपाधि किए हैं, यानी कि वही एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये तो गया मास्टर्स के लिए। यहाँ पे देखिए किसी विश्वविद्यालय से आपका कंप्यूटर साइंस में स्नातक है, अब स्नातक की बात हो रही है, ग्रेजुएट की बात हो रही है, और स्नातक में आपका बीसीए भी आता है, तो बीसीए अलाउ है बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बोला गया है या, है ना, या समकक्ष किसी एक विषय में स्नातकोत्तर होना जरूरी है, या समकक्ष बोला गया है किसके लिए, समकक्ष बोला गया है इनके लिए, इन सब्जेक्ट्स के लिए, है ना, कि इन सब्जेक्ट्स में ही, है ना, इन सब्जेक्ट में ही समकक्ष, और किसी में स्नातकोत्तर या किसी विषय से संबंधित जो है ना, ये कंप्यूटर से ही संबंधित इसको कीजिएगा। जो अन्य विषय से अगर आते हैं यहाँ पे, जैसे कि मास्टर्स किए हैं, एमए कर लिया इंग्लिश में, और उनका बीसीए रहा है, तो बिल्कुल आएंगे, आवेदन करेंगे। यहाँ पर समकक्ष होना चाहिए आपका स्नातकोत्तर का, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में स्नातक का डिग्री लिए हैं, लेकिन गया का एक लिस्ट पढ़िएगा तो वहां पे एमए इन इंग्लिश करके पहुंच गए थे, है ना, तो उनका जो है बाहर किया गया, क्योंकि स्नातक ही उनका नहीं था कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस में स्नातक होना जरूरी है। फिर बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप डिप्लोमा किए हैं, नॉट अ पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोर्स होता है भाई, देखिए पता कीजिएगा, आपका 3 साल का या 2 साल का ये कोर्स होता है ना, ये 2 साल का कोर्स होता है, कहीं 3 साल का भी होता है, तो ये और लिखा गया है किसी विषय में स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, तो ये उसके कंप्यूटर में ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, स्नातकोत्तर वाला भी किसी विषय तो लिख दिया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बाहर भी बहुत लोग हो रहे हैं, इस बात का आप जिक्र मैंने किया है, उस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है देखिए डियोक में, यहाँ पे सॉरी कहाँ गया भाई, आगे देखिएगा, यहाँ पर जो है ये दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में, या बीसीए वाला तो मैंने बता ही दिया, सॉरी, ठीक है, ये देखिए दिया गया है कि डियोक सीसी से बी लेवल का अगर आप लोग करते हैं, ये भी एक ग्रेजुएशन लेवल का ही डिग्री है, तो इसके साथ साथ आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित है ये, और स्नातक स्तर पे आपको जो है स्नातकोत्तर मतलब जो है सॉरी जो इसके बाद जो है स्नातकोत्तर भी होना चाहिए। फिर सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी एक सर्टिफिकेशन कराया जाता है, ये मंत्रालय अलग है ना, ये आपका जो है एआईसीटी अप्रूव नहीं करता है, या फिर आपको यूजीसी अप्रूव नहीं करता है, ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डियोक सीसी में सी स्तर का जो है आप लोग करेंगे यहाँ पे, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये 12th लेवल का होता है, तो 12th लेवल तक के भी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ स्नातक होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएट होना चाहिए। और एमसीए जो 3 साल का कोर्स किए हैं 6 सेमेस्टर वाला, वो डायरेक्टली यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई, और यहाँ पे भी बात लिखा गया है कि भाई जो बिहार के छात्र हैं, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, या जो बिहार की महिला है, उनको 5% का इनके जो है ना योग्यता में छूट मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी का 50% पे है ना अलाउ यहाँ पे, तो किसी का 5% कम है, 2% कम है, तो वो लोग भी इधर आ जाएगा सिर्फ बिहार के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, बाकी क्राइटेरिया मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बना के देता रहूंगा, तो रोज वीडियो, डेली वीडियो वो देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव आपके लिए होगा, और आप ही के सवालों के ऊपर ही ये सारे वीडियो मैं बना भी रहा हूं। तो ये सारी जानकारी दोस्तों हमने आपको दी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भैया ये जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा, तो इसी महीने के लास्ट तक, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इसकी तैयारी चल रही होगी, और इसी महीने के लास्ट तक ये सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आपका जो कि टीआरई 1 का है वो जारी कर दिया जाएगा। वो कैसे जारी किया जाएगा, तो इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे आगे चलकर, क्योंकि बहुत सारे जो सीट अलॉटमेंट हो रहे हैं या फिर ज्वाइनिंग हो रहा है, तो उसको लेकर अपडेट आ रहा है। और एक न्यूज अपडेट जो दिया गया था, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो न्यूज अपडेट है, इसमें एक चीज कहा भी गया है कि देखिए बहुत सारे, आज 2 जिला का, शिवहर और शायद एक और कोई जिला है, वहां पे आपको जो है ना फाइनल सिलेक्शन दिया जा रहा है, तो जो सीटें वहां से बचेंगी तो उसको सेकंड मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, या फिर जो लोग आए ही नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्जी लेकर गए थे, वैसे लोग बाहर हुए हैं, ड्रॉप आउट हुए हैं, जिसका की अपडेट खुद अतुल सर ने कल ट्वीट करके दे दिया है, तो वैसे लोगों की जो संख्या बचेगी उसको जो है आपके सेकंड मेरिट लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा वैसे लोगों का। तो वो तो नई वैकेंसी में जोड़ दिया गया है कुछ, लेकिन जो नई सीटें हैं उसमें जो है, जो बची हुई सीटें हैं नियुक्ति के बाद इनके, तो उनमें सेकंड मेरिट लिस्ट वाले छात्रों को, और ये संख्या कितनी होगी, तो ये 10 से 15 हजार लोगों की संख्या हो सकती है, 10 से 15 एक आंकड़ा है हमारे पास। अब इसमें कितने लोग को यहाँ पे देंगे वो आपको बताता रहूंगा आगे चलकर, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बहुत ही सारी इंफॉर्मेटिव जानकारियों को लेकर। तो प्लीज चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।